अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज की क्लास आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कवायद के किरदार पर। यानी उस कवायद के किरदार पर हम बात करेंगे जो कि तदरीसी कवायद हैं, यानी रोल ऑफ ग्रामर जिसको कहा जाता है कि तदरीस में ग्रामर का क्या रोल है, उस पर बहस करेंगे। आप इतनी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी ज़ुबान को सीखने के लिए उसकी तराकीब और साख्त से वाकफियत नहायत ज़रूरी है। कोई भी आप ज़ुबान सीखना चाहेंगे तो आपको उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसके क्या क्या साख्त हैं, उसकी तरकीबें कैसी कैसी होती हैं, इसके बारे में। इसके लिए हम कवायद का सहारा लेते हैं, यानी कवायद का सहारा इसी बुनियादी वजह से लिया जाता है। कवायद उन बुनियादी उसूल और ज़वाबित का मजमुआ है जो ज़ुबान को सीखने और समझने के लिए ज़रूरी है, जिसको अहमियत दी जाती है। आप ये बात जानते हैं कि ज़ुबान को लग़ज़िशों से बचाने के लिए, किसके लिए बचाने के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है उसे ही कवायद कहते हैं। यानी ज़ुबान आप जो गलतियां कर रहे हैं उससे अगर आपको बचना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जो तरीक़ा वो कवायद का तरीक़ा होगा। कवायद का मकसद क्या है? ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कवायद का मकसद क्या है, उसका एम क्या है, कवायद क्यों ज़रूरी है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ वो ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम ज़ुबान को सही तौर पर इस्तेमाल कर सकें। ज़ुबान को सीखने के लिए भी कवायद की ज़रूरत होती है ताकि तराकीब और साख्त से वाकफियत हो सके। उमूमन कवायद की ज़रूरत दूसरी ज़ुबान की आमोज़िश में होती है, यानी जो हदफ ज़ुबान है, जो टारगेट लैंग्वेज है, या फिर जिसको आप सानवी ज़ुबान कहते हैं, उसको सीखने के लिए ज़ुबान की ज़रूरत है। लिहाजा ज़ुबान की तदरीस में कवायद के किरदार यानी तदरीस कवायद के सिलसिले में मुख्तलिफ नज़रियात इसी वजह से बनते चले गए हैं। अभी उन पर भी हम बात करेंगे। तो आपको ये पता हो गया कि जो दूसरी ज़ुबान है, जो हदफ ज़ुबान है, सानवी ज़ुबान है, टारगेट लैंग्वेज है, उसमें हमको कवायद की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम फितरी तौर पर मादरी ज़ुबान के कवायद को अख्ज़ करते हैं। यानी अगर हम मादरी ज़ुबान पढ़ते हैं तो उसमें कवायद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम फितरी तौर पर हमको ज़ुबान जो है आ जाती है, और इसी वजह से हमको कवायद की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। गरज के ज़ुबान उसूलों से चलने वाला निज़ाम यानी सिस्टम है। ये पहले दिन से ये बात आप जानते हैं कि जो चीज़ एक उसूल से, ज़ाब्ते से, कायदे से चलती है, वो चलने वाली चीज़ ज़ुबान है। तो कवायद उन बुनियादी उसूल और ज़वाबित का मजमुआ है जो ज़ुबान को सीखने और समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये स्पष्ट और क्लियर हो गया कि उस ज़ुबान को सीखने के लिए कवायद की ज़रूरत है, जिससे बिल्कुल हम ना आशना है, बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं। अगर उसको हम सीखना चाहेंगे तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़ुबान की तदरीस में कवायद के किरदार यानी अमल, रोल के बारे में दो राय है। कितने राय हैं? दो राय हैं, जैसा कि अभी हम बोल भी चुके हैं। तो वो दोनों राय आप पहले यहाँ पर देख लीजिए। कवायद को एक अलहिदा मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए या उसको ज़ुबान की तालीम का एक हिस्सा समझा जाए। कवायद को या तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों राय क्या है कि आप मजमून के तौर पर कवायद को पढ़ा दीजिए या उसको ज़ुबान की तालीम का ही एक हिस्सा समझिए। ये दो राय हैं। जैसा कि हमने कहा कि मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं और उन्होंने भी यही कहे हैं। मसलन कुछ माहिरीन तालीम ये कहते हैं कि कवायद की तदरीस को बेहतर तस्वुर करते हैं, कहते हैं कि आप कवायद की तदरीस अलहिदा करके, अलग करके पढ़ाइए। लेकिन इसके बरखिलाफ कुछ माहिरीन तालीम ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, गोया कि वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अमली कवायद ज़रूरी है, यानी वो अमली कवायद के कायल हैं। तो अब आप समझिए कि अमली कवायद क्या है, यानी अमली कवायद से क्या मुराद है। तो पहले इस पर बात करने से पहले जो हमने यहाँ पर कहा उसको यहाँ पर भी ये देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं। कवायद को अलहिदा मजमून की हैसियत देकर अमली कवायद का हिस्सा नहीं मानते हैं। वही तो हमने कहा कि वो कहते हैं कि नहीं, अमली कवायद नहीं है, इसको अलग से
पढ़ाने चाहिए, अलग से पढ़ाइए। लेकिन जबकि दूसरी राय क्या है, कवायद को अमली कवायद तस्लीम करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अमली कवायद है, अलहदा हैसियत नहीं देते हैं, ये है। लेकिन यहां पर जो टर्म यूज कर रहे हैं अमली कवायद कोई कहता है कोई कहता नहीं है, तो अमली कवायद से क्या मुराद है? बच्चों को कवायद अलग से न पढ़ाकर निसाबी किताब के असबाक में शामिल करके पढ़ाई जाए। यानी निसाबी किताब जो शामिल है उसी में, यानी सबक पढ़ाने के दौरान ही कवायद की बातें आप करते चले जाएं, उसी में बता दीजिए, ताकि बच्चे को रटने रटाने की जरूरत नहीं पड़े और वो समझते चले जाएं कवायद। क्योंकि कवायद की जरूरत सानवी जुबान, हदफ़े जुबान, सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज की तदरीस में लिसानी साख्त को समझने के लिए लाजमी है, ये कह रहे हैं। तो यहां पर ये स्पष्ट हो गया, क्लियर हो जाने के बाद आसानी हो जाती है। यानी आपके सामने हमने अमली कवायद बताया कि बच्चों को कवायद के असबाक अलग से न पढ़ाकर दौराने असबाक ही कवायद से वाकिफ करा दिए जाएं। अगर ऐसे हम बता देते हैं, उनको बाखबर कर देते हैं कवायद के बारे में, वो जान लेता है, तो फिर जरूरत ही नहीं है अलग से पढ़ने की। लेकिन इन सारी बातों को समझ लेने के बाद आपके जहन में एक बात जरूर आई होगी कि कवायद की जरूरत हदफ़े जुबान, सानवी जुबान की तदरीस में उसकी लिसानी साख्त को समझने के लिए जरूरी है। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि उस जुबान को सीखने के लिए कवायद की जरूरत है जिससे हम बिल्कुल नाआशना है, जिससे हम परिचित ही नहीं है, वो जुबान। मसलन हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आप समझिए तो आप जो जुबान बोलते हैं उस जुबान के लिए कवायद की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अंग्रेजी सीखना हो तो आप उसकी साख्त को समझेंगे, उसके बनावट को सीखेंगे, क्योंकि वो आपकी जुबान नहीं है। जब आपकी जुबान नहीं है तो आपको कवायद की जरूरत पड़ जाएगी ताकि आप उसके फंक्शंस को जान लें, तो उसके बाद वो जुबान भी आपके लिए इजी हो जाएगी। इन सब पर जब आपने गौर कर लिया तो आपको हम थोड़ी सी आपका ध्यान उधर लेकर जाना चाहेंगे कि अगर आप ये बात तारीखी तौर पर सोचें तो आपको इसमें तारीखी सदाकत मिलेगी, और ये तारीखी तौर पर सच भी है कि जुबानों का वजूद पहले है और कवायद के उसूल बाद में मरतब हुए हैं। यानी कवायद बाद में जो है जन्मे हैं, कवायद को बाद में मरतब किया गया है, कवायद को उसके उसूल और जवाबित बनाए गए हैं, और ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि टारगेटेड लैंग्वेज आसानी से सीखे जा सके। उनके उसूल बनाने का मकसद अगर कुछ है तो सिर्फ ये है कि असल सूरत में जुबान बरकरार रहे, कायम रहे, यानी उसकी हैत और शक्लें जुबान की न बदलें। यही तो मकसद है कवायद का। तो इन चीजों को आप समझ गए अगर, तो आप ये समझिए कि यहां पर भी हमने कहा कि कवायद के बनाने का मकसद क्या है। कवायद के बनाने का मकसद है असल सूरत में कायम रखने के लिए, असल शक्ल में बरकरार रखने के लिए कवायद का इल्म निहायत जरूरी है। यहां ये अगर पूरी बात आप समझ गए तो अब समझिए कवायद की तदरीस के दो तरीके राइज हैं, यानी दो तरीके से कवायद की तालीम दी जाती है। एक तरीका है इस्तिखराजी तरीका, जिसको आप डिडक्टिव मेथड कहते हैं। डिडक्ट करना आप जानते हैं, आप समझ गए, इस्तिखराज करना। उसी तरह से दूसरा तरीका है इस्तिक़राई तरीका, इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड, इंडक्ट करना। तो ये समझ लिए। तो इसको यहां पर जो उसूल लिखे गए पहले देख लीजिए। उसूल से मिसाल की तरफ ये रिवायती तरीक़े तदरीस है, अभी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से इस्तिक़राई तरीका मिसाल से उसूल की तरफ, इसका बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे का ये अपोजिट है। डिडक्टिव इंडक्टिव, इस्तिख़राजी और इस्तिक़राई, ये नफ्सियाती तरीका है, ये यानी साइकोलॉजी से बहुत करीब है। बच्चे इससे दिलचस्पी इंटरेस्ट लेते हैं। आपको जो हमने दो तरीके बताए, एक इस्तिख़राजी तरीका, एक इस्तिक़राई तरीका, दोनों तरीके एक तरह से कवायद पढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कवायद के लिए कौन सा तरीका बेहतर है, तो इस्तिक़राई तरीका ये बेहतर है, क्योंकि यहाँ देख लीजिएगा नफ्सियाती तरीका है। जबकि इस्तिख़राजी तरीका क्या है, रिवायती तरीका, मतलब पहले से बहुत सारी ग्रामर की किताबें लिखी गई हैं, उन उसूलों को बता दीजिए, उन्हीं पर उसी पैटर्न पर चलते रहेंगे तो फिर सिखाए जा सकते हैं। यानी इस्तिख़राजी तरीका के लिए अहम बातें आपके सामने जो एक डेफिनेशन के रूप में हो सकती हैं वो हुई। यानी आपको हमने बताया कि ये कवायद यानी सीखने के लिए कवायद की तदरीस का रिवायती तरीका कौन सा है,
इस्तिखराजी तरीका है। इसके तहत पहले क्या की जाती हैं, तारीफें की जाती है, डेफिनेशन से किए जाते हैं, यानी परिभाषाएं दी जाती हैं। परिभाषाओं के जरिए से हम फिर आगे प्रोसेस करते हैं, फिर मिसाल दिए जाते हैं, एग्जाम्पल से समझाए जाते हैं, उसूल रटवाए जाते हैं, फिर उन उसूलों को अप्लाई करवाया जाता है। नहीं, उसके बाद पहले रटवा देते हैं, फिर इस्तेमाल करना सिखाते हैं। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, और ये बच्चे से, यानी रटना जहां पर आता है बच्चे वहां से दूर भागने लगते हैं। इसीलिए इस्तिखराजी तरीके को रिवायती तरीका कहते हैं। ये बहुत बेहतर तरीका नहीं माना जाता है। यानी अगर आप इस सनाती इनकलाबी दौर में देखेंगे तो इस तरीके से तो बिल्कुल भी बोरियत महसूस होती है। यह तरीका नामालूम से मालूम की तरफ जाता है। यही तरीका आपसे पूछा जाएगा, यह तरीका किसकी तरफ से किसकी तरफ कूच करता है, तो नामालूम से मालूम की तरफ कूच करता है, उसूल से मिसाल की तरफ चलता है, जो तालीमी और बच्चे की नफ्सियात के भी खिलाफ है। यह तरीका इतना बेहतर और अहम तरीका नहीं गर्दाना जाता है। तो इस तरीके से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। अगर आप पढ़ाने जाएंगे तो आपको तरीका इख्तियार करना चाहिए इस्तिक़राई तरीका, जिसके बारे में यहाँ पर कहा कि ये मिसाल से उसूल की तरफ चलता है। ये बच्चे के नफ्सियात, उनकी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से ज़्यादा करीब है। यानी ये कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है। इसका मतलब है कि इस्तिख़राजी तरीका ये कदीम तरीका था। तो आपसे अब पूछा जाएगा तो इजी वे में आप बताएंगे कि इस्तिक़राई तरीका क्या है। ये यानी इंडक्टिव मेथड, ये कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है, जबकि इस्तिख़राजी तरीका ये कदीम तरीका है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कवायद की तदरीस का कौन सा तरीका जदीद तरीका है, कौन सा जदीद तरीका। इस तरह से भी यानी बच्चे की मालूमात का इस्तेमाल करके कवायद की तालीम और तदरीस इसमें होती है। मिसाल के इस्तेमाल से, यानी उसको हम पहले लोगों के सामने बोलते हैं, उसकी बात करते हैं, फिर हम सवाल और जवाब के ज़रिए से कवायद के उसूल और ज़वाबित अख्ज़ कराते हैं। हमने उसको बताया और फिर कहा कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है, कई एग्जाम्पल से दिया और हमने कहा कि ये देखिए कि ऐसा एक तरीका है। आपको हम इस तरीके को समझाते हैं, ये कितना उपयोगी तरीका है। आप एग्जाम्पल लीजिए। अगर हम ये कहें कि ये देखिए आप, जैसे यहाँ पर लिखा हमने एग्जाम्पल, घोड़ा, लड़का, इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल लिए, नाला, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमने पहले इसी को कहा, हमने आपके सामने सबसे पहले ये बताया कि आप ये देखिए, ये लफ्ज है और ये आप जानते हैं कि इसम है, एक नाम है घोड़ा, लड़का भी एक नाम है, इसी तरह से नाला भी किसी चीज को कहते हैं, वो भी आप जान रहे हैं। ये सब नाम है, और नाम है, सबके लास्ट में आप देख रहे हैं अलिफ है, अलिफ है, अलिफ है। तो इससे आपको एक बात समझाते हैं आप कि इस अलिफ को एक काम कीजिए, आप इस सबसे हटा दीजिए, यहां से भी हटाइए, यहां से भी हटाइए, और इसकी जगह में आप ये लंबी वाली या लिख दीजिए। अच्छा, इस या का नाम बेटा यह है कि इसको याए मजहूल कहते हैं। याए मजहूल लगा दीजिए, यहां पर भी लगा दीजिए, यहां पर भी लगा दीजिए आप सब में। तो यानी ये देख लीजिए चेंजिंग क्या हो रही है, हम चेंज कर रहे हैं तो एक चेंजिंग हो जा रही है। जैसे हमने कहा घोड़ा, तो यहाँ पर हमने जैसे चेंज किया तो ये हो गए घोड़े। इसी तरह से हमने कहा लिखा था लड़का, तो यहाँ पर जब हमने ये लगाए तो लड़के हो गए। इसी तरह से हमने नाला कहा था तो यहाँ पर ये लगाए तो नाले बन गए। अच्छा, ये जो हो गए, तो ये देख रहे हैं आप, ये कई को बता रहे हैं। यानी आपके पास 3-4 घोड़े हैं तो उसको बताने के लिए आप कहिएगा घोड़े। अगर यहाँ 3-4 लड़के हैं तो आप कह दीजिए कि लड़के। यहाँ पर बहुत सारे नाले बने हुए तो आप कह दीजिए नाले। तो इजी हो गया। तो अब यहां पर आप समझिए कि इससे क्या बात समझ में आती है आपको। इससे ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई इस्म है जिसका आखिरी हर्फ अलिफ है, उसको आप बदल दीजिए याए मजहूल से, तो वो जमा बन जाती है, यानी एक से अधिक को बताने लगता है, जिसको आप प्लूरल कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, बहुवचन इस तरह से बना लेते हैं। तो बहुत इजी वे में वो समझ जाएगा और उसको लगेगा कि इस तरह से जो अल्फाज आएंगे हम चेंज करते चले जाएंगे। वो फिर इंटरेस्ट लेगा। आप उस बच्चे को कहिए कि तुम भी ऐसे कुछ 5-7 अल्फाज खोजो तो ऐसे अलिफ वाले आपको मिल रहे हैं तो लिखिए, तो
बहुत इजी है, दिलचस्पी लेगा, फिर दूसरे दिन भी आपको दिखाएगा देखिए हमको और भी 10 अल्फाज मिल गए हैं, हमने उसको भी चेंज किया, ये हुआ सही, तो आप उसको चेक करेंगे, देखेंगे, अगर उसमें से कोई सही नहीं हुआ, फिट नहीं आएगा, तो आप बताएंगे बेटा ये एक्सेप्शन है, ये मुस्तस्नियात हैं, तो बच्चा समझेगा अच्छा अपवाद भी होता है, तो फिर वो समझना और समझाना इजी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ये जदीद तरीका है, नफ्सियाती तरीका, बच्चे इससे दिलचस्पी लेते हैं और जीवन भर इस तरीके को अगर इस्तेमाल करके वो सीखा है तो भूलेगा नहीं। तो वही बताए जा रहे हैं कि सवाल जवाब के जरिए कवायद के उसूल और ज़वाबित अख्ज़ कराए जाते हैं। यहां पर हम सवाल भी करेंगे, फिर उसको जवाब भी देगा, तो अख्ज़ करवाएंगे, उनको निकाला ना हमने जैसा कि एक उसूल, तो उसी तरह से यानी तारीफों के मकाम पर कवायद के अमली इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। किस तरीके में? वो तरीका है इस्तिक़राई तरीका, इसी तरीके में इस पर जोर दिया जाता है। यह तरीका मिसालों से उसूल की तरफ चलता है, यानी मालूम से नामालूम की तरफ चलता है, और ये हमारी साइकोलॉजी के ऐन मुताबिक है। बच्चे की दिलचस्पी इसमें बरकरार रहती है, बच्चे सीखते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। यानी माहसल के तौर पर आप देखेंगे तो कवायद की जुबानी मशक़ें तहरीरी मशक़ों के मुकाबले में ज़्यादा कराई जाए। जुबानी मशक़ें तहरीरी मशक़ों के मुकाबले में आप ज़्यादा कराएं तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। यानी बच्चे को कवायद के सबक अलग से न दिए जाएं, बल्कि उन्हें ज़ुबान के असबाक से ही मरबूत कर दिया जाए। कवायद की ज़ुबान यानी ज़ुबानी मशक़ें तहरीरी मशक़ों के मुकाबले में जब भी ज़्यादा कराई जाएंगी तो वो ज़्यादा सीखेंगे और उससे बच्चे की इनफरादियत सामने आएगी। तो कवायद का आपने रोल देखा, तो कवायद कितना इम्पॉर्टेंट है। तो यही आपके लिए, अगर आपने समझा है, कवायद से और भी ढेर सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, उस पर भी हम बहस करेंगे, बात करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।